नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी कार के जे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले एडिटोरियल की तरफ चलते हैं और दो आर्टिकल देखते हैं। आज द हिंदू में उतने अच्छे आर्टिकल नहीं आए हैं, फिर भी जो आया है हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर का जो आर्टिकल है वो सिंधु नदी का जो जल विवाद है, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। 1960 के दशक में जो संधि करी गई थी इसके वाटर के बंटवारे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो अब भारत चाहता है कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। आज के समय में जलवायु परिवर्तन का मतलब ये है पानी की उपलब्धता आज के समय में काफ़ी कठिन हो गई है। भारत की भी कंडीशन ख़राब चल रही है, तो उस हिसाब से पाकिस्तान भी यही चाहेगा। अब चूंकि सिंधु नदी हमारे यहाँ से होती है, पाकिस्तान जा रही, पाकिस्तान से नीचे समुद्र में अपना पानी वो गिराती है। तो दोनों कंट्री चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का शेयर हमारे हिस्से में आना चाहिए। तो इसीलिए इस ट्रीटी में संशोधन को लेकर के भारत कई बार कहना चाहिए पाकिस्तान के साथ में चर्चा करना चाहता है। सेकंड वाला हमारा जो आर्टिकल रहने वाला है, ये आर्टिकुलर पार्टिकुलरली श्रीलंका में अभी इलेक्शन होने वाले हैं। अब श्रीलंका में देखिए सत्ता परिवर्तन हुआ था, जैसे कि आज के समय में हमको बांग्लादेश में देखने को मिला है। लेकिन नई सरकार वहां पर बनी और नई सरकार आज के समय में देखा जाए तो श्रीलंका में हम उतनी ज़्यादा बुरी खबर तो नहीं देख रहे हैं। शायद सरकार काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल करने में सक्षम रही है। तो ये कैसे हो पाया है, इसके अलावा कौन कौन से लीडर यहाँ पर खड़े होने वाले हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी चुनाव में, इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। तो देखते हैं इन दोनों आर्टिकल को और इसके बाद फिर न्यूज़ जो रहेंगी उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी का जल विवाद है उसको लेकर के है। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था 19 सितंबर 1960 को और साइन करने वाले देश थे भारत और पाकिस्तान। इसमें मध्यस्थता या फिर ब्रोकर का काम किया था वर्ल्ड बैंक ने। फिर ये जो ट्रीटी है इसने सेट आउट किया था, एक मैकेनिज़्म तैयार किया था ताकि कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके दोनों देशों के बीच में। कैसे करके हमको वाटर का यूज़ करना है इंडस रिवर का, एंड इसकी जो 5 रिवर ट्राइब्यूटरीज हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम एंड चिनाब। चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास, पांचों जो इसकी सहायक नदियां हैं उनके पानी के वितरण को लेकर के भी इसमें कुछ एग्रीमेंट किए गए थे। वाटर शेयरिंग को लेकर के इसमें बोला जाता है, इसमें प्रिस्क्राइब किया गया है कि कैसे करके जो 6 रिवर हैं इंडस रिवर सिस्टम की वुड बी शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 5 इसकी सहायक नदी हो गई और 1 हो गई इंडस रिवर। इसमें बोला जा रहा है कि इसने एलोकेट किया था 3 वेस्टर्न रिवर्स। कौन कौन सी? इंडस, चिनाब एंड झेलम। किसको? पाकिस्तान को। आप जो है अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ करेंगे इसका, मतलब आपकी मर्जी, आप जितना चाहे यूज़ कर लीजिए, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में आपके ऊपर रोक लगाई गई है, जैसे कि नॉन कंजप्टिव एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूज़ बाय इंडिया। इसमें जो रोक टोक लगाई गई है वो रोक टोक किन किन क्षेत्र में हो सकते हैं, जैसे कि नॉन कंजप्टिव यूज़ कर रहे हैं हम, या फिर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, डोमेस्टिक यूजेस बाय इंडिया। लेकिन जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं रावी, ब्यास एंड सतलुज, ये अलोकेट करी गई हैं इंडिया के लिए कि आप जो है इन 3 रिवर का पानी चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें कुछ रोक टोक रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो 80% ऑफ शेयर ऑफ वाटर है वो कहाँ चला गया, किसके पास में चला गया? पाकिस्तान की तरफ चला गया। एंड बाकी का जो 20% ऑफ वाटर है वो यूज़ किया जा रहा है किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा।
साथ ही साथ इसमें परमानेंट इंडस कमीशन स्थापित करने की बात करी जाती है। इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत दोनों ही कंट्री को सेटअप करना पड़ेगा परमानेंट इंडस कमीशन, ठीक है, और इसकी मीटिंग हर साल होना चाहिए। फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म लेकर के आया गया था, तो इसके अंतर्गत 3 स्टेप वाला डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म लेकर के आया गया, अंडर विच क्वेश्चंस ऑन बोथ साइड कैन बी रिजॉल्व। भारत की कुछ समस्याएं हैं, पाकिस्तान की कुछ समस्याएं हैं, तो दोनों को कैसे करके हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए 3 स्टेप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हम लेकर के आए थे, ठीक है। और ये चीज़ें परमानेंट कमीशन या फिर इनको इंटर गवर्नमेंटल लेवल पर हम लेके जाएंगे ताकि चीज़ों को सॉल्व किया जा सके। अब इसके बावजूद भी कुछ अनरिजॉल्व डिफरेंसेस हो सकते हैं दोनों के देशों के बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर के। इसको आप कहाँ जाएंगे, इस मुद्दे को लेकर के वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास आप लेकर के जाएंगे। इसके बाद अपील फ्रॉम ए न्यूट्रल एक्सपर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कैन बी रिफर्ड टू ए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सेटअप बाय वर्ल्ड बैंक। यहाँ से भी आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो आप अपील कर सकते हैं, कहाँ जाएंगे, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाएंगे। इसको सेटअप किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जिसको इंस्पेक्ट किया गया है इस ट्रीटी के अंतर्गत, जैसे कि पकाल डुल एंड लोअर कलनाई, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसके अलावा है राटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये सारे जो पावर प्रोजेक्ट हैं इनकी कहना चाहिए रिव्यू किया गया है। वहीं यदि हम बात कर लें इस रिवर विवाद को मैप के माध्यम से यदि हम समझें तो देखिए, इंडस, झेलम एंड चिनाब, ऊपर की जो 3 नदियां हैं अपन ने किसको दे दी, पाकिस्तान को, और बाकी की जो नीचे की नदियां थी ना वो हम इंडिया के हिस्से में आई थी। इसलिए इंडस रिवर का जो पानी का हिस्सा है ना, कहना चाहिए 80% किसके हिस्से में चला गया था, वो चला गया था पाकिस्तान के हिस्से में। अब हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं इस आर्टिकल को, जो कि दोनों देशों के बीच में इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। अभी तक देखा जाए हम चाहते हैं कि जो 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें कुछ रीनेगोशिएशंस हम लेकर के आएंगे। अभी तक हम 4 बार नोटिस भेज चुके हैं पाकिस्तान को, जनवरी 2023 से ही। इंडिया ने इस मामले में ये सारे मुद्दों में अभी और भी तेज़ी ला दिया है। हम डिमांड कर रहे हैं कि हम रीनेगोशिएट करना चाहते हैं 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी को, एंड बोल दिया गया है कि अब हम एंड कर रहे हैं जितनी भी मीटिंग्स हैं परमानेंट इंडस कमीशन की, उन सबको अभी हम क्लोज कर दे रहे हैं, जब तक कि पाकिस्तान एग्री नहीं हो जाता है कि आप आइए टेबल में बैठिए और हम बातचीत करेंगे। इसलिए जो कमीशन सेटअप किया गया था उसकी कोई भी मीटिंग हम नहीं रखना चाहते हैं। भारत अब इंटरनेशनल तौर पर एक मॉडल टेम्पलेट प्रस्तुत करना चाहता है। इंडिया की ये डिमांड रही थी पिछले साल, यदि हम देखें, ठीक है। अभी जो इंटायर प्रोसेस है उसमें रुकावट आ गई है। अब हम जो है इंटरनेशनली एज ए मॉडल टेम्पलेट लेकर के आना चाहते हैं वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट को लेकर के। अभी तक देखा जाए बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके ऊपर चलाए जाते हैं, बहुत सारे केसेस इसके इंटरनेशनल तौर पर गए हैं ऊपर तक, लेकिन हम 2 केस जीत पाए हैं। कौन कौन से हैं, बगलिहार डैम प्रोजेक्ट 2007 में हम जीते, एंड एक जो एलिगेशन लगाया जा रहा था कि जो इंडिया है वो इंटरफियर कर रहा है पाकिस्तान के नीलम प्रोजेक्ट के ऊपर 2013 में, तो इसको भी हम जो है जीत गए थे। अब किशन गंगा एंड रैटले प्रोजेक्ट की यदि हम बात कर लें तो ये जो इशू रहा था कि कैसे करके आप प्रोसीड करेंगे ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को किशन गंगा एंड रैटले प्रोजेक्ट को लेकर के, अभी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। कब से, 2016 से ही, जबकि पाकिस्तान एस्केलेटेड द डिस्प्यूट हैविंग ए न्यूट्रल एक्सपर्ट लुक एट देम एंड डिमांडिंग ए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। उस समय पाकिस्तान क्या बोला कि यदि इस मुद्दे को निपटाना है ना तो आप न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ जाइए या फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के माध्यम से इसको सुलझाइए।
अब यहाँ पर डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, डिस्प्यूट मैकेनिज़्म के लिए हमको 2 पैरेलल प्रोसेस देखने को मिल रही है। वो किसकी तरफ से? वर्ल्ड बैंक की तरफ से। वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया था कि हम अलाउ करेंगे 2 पैरेलल प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट मैकेनिज़्म, ताकि एक ही समय में दोनों मैकेनिज़्म काम कर सकें। लेकिन अब इस मैटर को और भी ज़्यादा बेकार बनाने के लिए पाकिस्तान अपने चीज़ से, कहना चाहिए अपने वादे से मुकर गया था। क्या बोलने लगा कि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट की प्रोसीडिंग है हम इसी को मान्यता देंगे, जबकि इंडिया ने बायकॉट कर दिया था पीसीए की हियरिंग को हेग में। अब इंडिया की तरफ से बहुत सारी नोटिस जारी करी जा रही हैं एंड बहुत सारे डिसीजन क्या लिए जा रहे हैं मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, ये तो आप देख ही सकते हैं। क्योंकि रीनेगोशिएशंस को लेकर के भारत जब बहुत सारी नोटिस भेज चुका है ना, तो पाकिस्तान अभी इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इससे क्या होता है, मोदी सरकार ने ये बोला कि हम जो पीआईसी की जितनी भी मीटिंग है ना फ्यूचर के लिए, हम उनको होल्ड करके रख रहे हैं। अब दोनों तरफ के जो लीडर हैं वो, कहना चाहिए, बयानबाजी चालू कर दिए हैं। जब से 2016 का उरी अटैक हुआ है, इंडिया की तरफ से भी बोला गया कि ब्लड एंड वाटर एक साथ में नहीं बह सकते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के जो रिलेशनशिप रहे हैं ना, यहाँ पर हमको किसी प्रकार का पॉलिटिकल इंगेजमेंट या फिर ट्रेड का इंगेजमेंट नहीं देखने को मिला है 2021 के एलओसी सीज फायर एग्रीमेंट को लेकर के। ये भी अभी खतरे में चल रहा है और टेरर अटैक बढ़ते जा रहे हैं, डेथ ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल की होते जा रही, इसलिए रिलेशनशिप और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। अब आगे एससीओ की मीटिंग होने वाली है, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक निकल कर के सामने आ सकते हैं। 15 से 16 अक्टूबर के बीच में ये मीटिंग रखी जानी है। अब दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि क्लाइमेट चेंज के चलते चलते पानी की समस्या भारत में पैदा होते जा रही है। अब हम भी जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हाइड्रो पावर ऑप्शंस बढ़ाना चाहते हैं इंडस रिवर के ऊपर, तो इसीलिए तो कहते हैं कि अब जो है इस ट्रीटी को खोलना ज़रूरी हो गया है। इस आर्टिकल के माध्यम से अब हम श्रीलंका की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए 2 साल के बाद यहाँ पर फिर से प्रेसिडेंशियल चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। तो कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़, कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर चुनाव में खड़े होने वाले हैं और क्या इनकी पिछली स्थिति रही है, साथ ही साथ यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे चल रही है, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। श्रीलंका का जो 9वें नंबर का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, राष्ट्रपति चुनाव है, ठीक है, जो कि 21 सितंबर को इसकी डेट रखी गई है। इज़ बीइंग हेल्ड अंडर स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस, लेकिन ये एकदम स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस, स्ट्रेंज परिस्थिति में हो रहा है और इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। श्रीलंका में 21 सितंबर को होने वाला 9वां राष्ट्रपति चुनाव एक से अधिक कारणों से अजीब परिस्थितियों में हो रहा है। इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये यहाँ के आप देख सकते हैं श्रीलंका के कुछ महत्वपूर्ण लीडर्स हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब इलेक्शन हो रहा है श्रीलंका में 2 साल के बाद। कंट्री ने विटनेस किया था पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन को, ठीक है, एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, जैसे कि हमको बांग्लादेश में देखने को मिला था। यहाँ तक कि 1953 की यदि हम बात करें, उस समय में राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो प्राइस है, कहना चाहिए नॉर्मल लोगों रहने खाने पीने के हिसाब से देखा जाए तो महंगाई उस समय बहुत बढ़ चुकी थी। उस समय भी प्राइम मिनिस्टर जो ड्यूडली सेनानायके हैं उनको स्टेप डाउन करना पड़ा था। लेफ्ट ने बहुत बड़ी हड़ताल किया था उस समय में, लेकिन इनके जो सक्सेसर रहे थे जॉन कोटेलावाला, इन्होंने ऑफिस एंज्यूम किया था मच लेस पेनफुल कंडीशन में देन व्हाट रेनिल विक्रमासिंघे फेस्ड इन 2022। रेनिल विक्रमासिंघे जब यहाँ पर पोस्ट में आए, राष्ट्रपति पद में आए, तो इस समय की कंडीशन और पुरानी कंडीशन में काफ़ी अंतर था। इन्होंने कहीं ज़्यादा
एक्यूट कंडीशन को फेस किया है। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। देखिए, अभी इस पिक्चर में जो मुख्य लीडर हैं उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशनल पार्टी है, श्रीलंकन, इसके यहाँ पर तो समझ में नहीं आ रहा, आगे इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम हम आगे देखने वाले हैं। तो जो यूनाइटेड नेशनल पार्टी है, इसकी यदि हम बात करें, ये वन ऑफ द एस्टेब्लिश्ड एंड ट्रेडिशनल पार्टी मानी जाती है। आज के समय में मार्जिनलाइज्ड हो चुकी है श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, ठीक है। तो एस्टेब्लिश्ड एंड ट्रेडिशनल पार्टी कौन सी हो गई? यूनाइटेड नेशनल पार्टी। एंड एक और जो पार्टी हम देख रहे हैं वो सेकंड नंबर की पार्टी है SLFP, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए जो UNP है अब हाशिए पर चली गई श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के साथ साथ एक साथ में ये स्थापित और पारंपरिक पार्टी है। साइड लाइन में चली गई है कौन सी? श्रीलंका फ्रीडम पार्टी। तो देखा जाए ये जो SLFP है अभी रेस में नहीं है, हालांकि इसके जो लीडर है मिस्टर विक्रम सिंघे इज़ इन द फ्रे एज एन इंडिपेंडेंट। अब हो सकता है कि ये इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं, और ये भी बात है कि जो ब्रॉडर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी सपोर्ट इनको मिल सकता है। वहीं यदि हम श्रीलंका पोदुजाना पेरामूना SLPP की बात करें तो ये डिसलॉज हो गई है, ठीक है। डिसलॉज हो गई है, इसका मतलब ये है कि जो श्रीलंका पोदुजाना पेरामूना है इसने 2018 के स्थानीय अधिकारियों के चुनाव में SLFP को प्रमुख खिलाड़ी के रूप में हटा दिया है। तो अब UNP की गिरावट भी हमको देखने को मिली थी 2020 के संसदीय चुनाव में, ठीक है, जबकि पार्टी 225 सीटों में से केवल एक ही सीट प्राप्त कर सकी थी, वो भी इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब नेशनल लिस्ट की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जो लीडर खड़े हो रहे हैं इनके बारे में यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर का चेहरा यहाँ पर देखने को हमको मिलेगा। देखिए, विक्रम सिंघे और प्रेमदासा के अलावा इस चुनाव में एक और प्रमुख दावेदार हैं, वो है अनुराग कुमार दिसानायके, जो कि JVP के लीडर हैं। चुनाव का दिलचस्प बात ये भी है कि 2022 के लोकप्रिय विद्रोह के बाद SLPP को एक कहना चाहिए मार्जिनल प्लेयर के तौर पर देखा जा रहा है। एंड यहाँ पर ये भी परसेप्शन लगाया जा रहा है कि ये जो JVP है हैज़ रीप्ड द पॉलिटिकल डिविडेंड आउट ऑफ अपराइजिंग। अब इसके बाद हम कुछ तमिल फैक्टर की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के जो तमिल वोटर हैं ना ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि इनको वोटिंग का अधिकार कितना मिला है ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, लेकिन आज के समय में तमिल लोग काफ़ी परेशान हैं अपने अधिकारों को लेकर के, इसलिए किसी भी पॉलिटिकल लीडर को ज़्यादा सपोर्ट नहीं देना चाहते। तमिल किसी भी मुख्य दावेदार को सामूहिक रूप से वोट देने वाले नहीं हैं। And this is essentially because of division of among Tamil parties in rallying behind a particular candidate, क्योंकि ये पार्टिकुलर किसी कैंडिडेट को ज़्यादा ध्यान में रख रहे हैं। तो जो विक्रम सिंघे हैं एंड प्रेमदासा है आर बैंकिंग ऑन द सपोर्ट ऑफ सर्टेन तमिल पार्टीज़। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिस्टर विक्रम सिंघे हैं और जो प्रेमदासा है, ठीक है, दोनों ही कुछ तमिल पार्टियों के समर्थन पर निर्भर हैं कि इनको यदि एक दो तमिल पार्टी का समर्थन मिल जाएगा तो हम थोड़ा सा जीत सकें। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अरियानेंथिरन। अब यहाँ पर P अरियानेंथिरन कहना चाहिए पहली बार जो श्रीलंकाई तमिल अरासूची काची के इतिहास में ये पहली बार है कि पार्टी सदस्य P अरियानेंथिरन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में उतरे। हालांकि इससे पहले भी प्रमुख तमिल हस्तियां चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन कितने ये सक्सेस हो पाते हैं, ठीक है।
हालांकि देखा जाए एक आम और स्वतंत्र तमिल उम्मीदवार के रूप में श्री अरियथरिन की उपस्थिति को उनकी पार्टी का पूर्ण समर्थन अभी नहीं मिल पाया था। इसके बाद नेक्स्ट जो कैंडिडेट हैं वो कौन से, मिस्टर प्रेमदासा हैं। तो कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ऐसा देखा गया है कि या तो जो प्रेमदासा है वो रिपीट करेंगे 2019 में जो हुआ था उसको। 70% जो वोट है इन्होंने हासिल किया था 6 इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, जहां पर एथनिक माइनॉरिटी का डोमिनेशन हुआ करता था। अब मैत्रीपाला सिरिसेना की यदि हम चर्चा करें तो इनका क्या यहाँ पर कंडीशन है। फैक्ट वाली बात यह है 2015 का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था तो जो विक्ट्री रही थी मैत्रीपाला सिरिसेना की वो काफ़ी बेहतर रही थी। एंड जो प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षा हैं, ठीक है, अब ये जीते हैं तो इनके अपोजिट में कौन हो जाएंगे, महिंद्रा राजपक्षा हो जाएंगे। इसका रीज़न ये था कि इनको तमिल लोगों का भारी समर्थन मिला था। 2019 का जो चुनाव रहा था उसकी एक बात ये भी रही थी कि SLPP के गोटाबाया राजपक्षे ने दिखा दिया था कि तमिल और मुसलमानों के अधिक समर्थन के बिना भी सफलता प्राप्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन की। अब हमने नेताओं की तो बात कर ही लिए हैं कि कैसे करके ये लोग जीते हैं। श्रीलंका की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें हमको काफ़ी सुधार देखने को मिला है। इसका रीज़न ये है कि भारत ने काफ़ी कुछ सपोर्ट दिया है एंड साथ ही साथ इनको वर्ल्ड बैंक की तरफ से, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी काफ़ी समर्थन मिला है। इसलिए यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना वो उबर पाई है। तो प्रारंभिक सपोर्ट इंडिया ने दिया है। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी कुछ इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम चलाए थे, सपोर्ट किए थे, इसलिए वो कंडीशन से अपनी बाहर निकल पाया था। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाते हैं ना तो IT रूल 2023 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में कुछ संशोधन किए गए थे ताकि फेक न्यूज़ को कंट्रोल किया जा सके, काउंटर किया जा सके। इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, लेकिन ये जो संशोधन है ना लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्राइवेसी को वायलेट कर सकते हैं। इस प्रकार की याचिकाएं दायर करी गई हैं और अभी भी बहुत सारे केसेस जो है कोर्ट में चल रहे हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में देखा जाए बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है इस चीज़ को कि भाई वास्तव में ये लोगों की प्राइवेसी या फिर लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रभावित कर सकता है। इस कानून के माध्यम से मिसयूज़ ऐसा होगा कि सरकार कोई भी खबर को, एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं तो उसको फेक न्यूज़ बता करके सरकार सेंसर लगा सकती है, उसको पब्लिश होने से रोक सकती है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हमने देखे थे जो मोदी क्वेश्चन एक वेब सीरीज़ थी, ठीक है, उसको हमारे देश में कहना चाहिए दिखाया नहीं गया, उसमें सेंसर लगा दिया गया। दूसरे देशों में चल रही है। वहीं इमरजेंसी जैसी जो मूवी है वो हमारे देश में आ जाती हैं, दी जाती हैं, लेकिन जो मोदी क्वेश्चन जैसी चीज़ है उसको नहीं दिखाया गया था क्योंकि आने वाले समय में 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था। तो हमको कुछ जो 2021 के IT रूल्स थे उनमें कुछ संशोधन देखने को मिलता है 2023 के कानून के माध्यम से। इसमें फैक्ट चेक बॉडी स्थापित करे जाने की बात करी जाती है। तो जो रिसेंट अमेंडमेंट है IT रूल का उसने बोला है कि क्रिएट किया जाएगा एक फैक्ट चेक बॉडी को जो कि आइडेंटिफाई करेगी कि कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है और वो एक्यूरेट है कि नहीं है। पहला संशोधन सरकार ने ये करी थी। इसके बाद सोशल मीडिया की रेगुलेशन को लेकर के इसमें इंटरमीडियरी की बात करी जाती है। पार्टिकुलरली हम सोशल मीडिया की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। नए अमेंडमेंट किए गए हैं ताकि रेगुलेट किया जा सके सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर को, ठीक है, कि कोई ऐसी पोस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कि आप ब्लॉक कर सकते हैं URL को
जिनको फेक के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। फेलियर टू डू सो कुड लीड टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉजिंग सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो सरकार की तरफ से जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है वो आपको नहीं मिलेगा, या फिर कहना चाहिए कार्रवाई हो सकती है। आइडेंटिफिकेशन करना है एंड रिमूवल करना है फेक न्यूज़ का। तो इस प्रकार जो अमेंडमेंट किया गया था, इसके माध्यम से सरकार पहचान करेगी और हटा देगी फेक न्यूज़ को, ताकि इसको स्प्रेड होने से रोका जा सके, स्पेशली ड्यूरिंग द ट्यूमुलस टाइम व्हेन इट कैन इंसाइट वायलेंस एंड कास्ट पैनिक। ऐसे समय में कि फेक न्यूज़ से कहना चाहिए वायलेंस पैदा हो जाएगा, लोगों में टेंशन बढ़ जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफार्म को अकाउंटेबिलिटी सौंपी जा रही है। अमेंडमेंट किए गए हैं जिसके माध्यम से जो ऑनलाइन प्लेटफार्म है उनको रिक्वायरमेंट रहेगा कि आप फॉलो करेंगे कोड ऑफ एथिक को, एंड कुछ मेजर्स आप अपनाएंगे ताकि मिसयूज़ ना हो आपके प्लेटफार्म का। साथ ही साथ आपको जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है उसको एड्रेस करने की बात इसमें बोली जाती है। इसमें अमेंडमेंट लाए गए हैं ताकि एड्रेस किया जा सके नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न को। इसमें अलाउ किया जाता है कि गवर्नमेंट ऑनलाइन कंटेंट को हटा देगी, ख़त्म कर देगी, ऐसा कंटेंट जो कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रभावित करता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें वही बात आ जाती है कि यदि कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना करता है तो ऐसी पोस्ट को सरकार नहीं दिखाएगी। जैसे कि मोदी क्वेश्चन वाली वेब सीरीज़ की यदि हम बात करें। इसके अलावा जो टेक रेगुलेशन है उसको एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने की बात करी जाती है। तो टेक रेगुलेशन लेकर के आएंगे, क्लैरिफाई करेंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑनलाइन प्लेटफार्म की, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी की एंड गवर्नमेंट की, कैसे करके ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट वाली न्यूज़ जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये जजों के अपॉइंटमेंट में देरी को लेकर के है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम चलता है जिसके माध्यम से जज की नियुक्ति करी जाती है। जैसे कि सीजेआई अगला कौन बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को निर्धारित करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं, साथ ही साथ 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं और ये लोग रिकमेंडेशन देते हैं कि किसको अपॉइंटमेंट करना है, किसका ट्रांसफ़र करना है। ये सारी चीज़ें इन्हीं के माध्यम से होती हैं। तो ये राष्ट्रपति को भेजे जाती हैं, इसके बाद राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। तो हालांकि जज का अपॉइंटमेंट, जज का ट्रांसफ़र हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये बहुत सारे जजमेंट के माध्यम से आया है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। इस सिस्टम के अंतर्गत सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जज ही बताते हैं कि अगला सीजीआई कौन बनेगा। एंड ज़्यादातर जो सिलेक्शन किया जाता है ना, वो ये ध्यान में रखते हैं कि सबसे ज़्यादा सीनियर कौन है उसी को हम सीजीआई बनाएंगे। इसी को हाई कोर्ट कॉलेजियम हम बोलते हैं। इसमें सीजीआई बैठेंगे और 4 सीनियर मोस्ट जज बैठते हैं। अब लेकिन देखा जाए ना, यहाँ पर सरकार के पास ऑब्जेक्शन लेने की पावर है एंड वो लोग क्लैरिफिकेशन सीख कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कॉलेजियम की चॉइस के ऊपर। लेकिन फिर से कॉलेजियम सिस्टम ने बोला कि नहीं, ये नाम सही है, इन्हीं को बनाना है, तो फिर उसकी मजबूरी है, उसको बनाना ही पड़ेगा।